नमस्कार, मैं हूं रविंदर राव, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज हैदराबाद। दोस्तों, अभी आज की ये वीडियो क्लास में हम बात करेंगे विलेज ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो रहते हैं 3 उप समितियां। उसमें से निगरानी समिति के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, शायद आप देखा होगा। अगर नहीं देखे तो जरूर आप देख लीजिएगा। और ये है दूसरा, हमने आपके लिए सोशल एक्शन कमेटी यानी कि सामाजिक समस्याओं के ऊपर जो काम करते हैं वो उपसमिति के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अभी आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको लगातार एसएजी, वीवो और सीएलएफ और सारे एनआरएलएम की जो इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर वीडियोस लगातार आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। अभी आगे बढ़ते हैं। आपको पता है, हमारा जो सामुदायिक संस्थाओं में एसएजी, वीवो, सीएलएफ जो 3 सामुदायिक संस्था एनआरएलएम के तहत हम पूरा देश भर में बना रहा है, इसमें समुदाय की जो लोगों को सशक्त बनाने के लिए, यानी कि उन लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ाने के लिए, जब तक हर एक महिला अपने आप में एक लीडर की क्षमता उन लोगों में विकास नहीं होता है, तो अपना जिंदगी में जो भी बदलाव लाना चाहते हैं वो बदलाव लाना मुश्किल होता है। इसीलिए हर एक एसएजी में जुड़ने वाले सदस्यों में लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ाना जरूरी है। नेतृत्व लक्षण जिसे कहते हैं, हर एक को अपना अपना जिंदगी में नेतृत्व करना पड़ता है, अपना जीवन को खुद झेलना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हर एक महिला में नेतृत्व लक्षण बढ़ाना हमारा एनआरएलएम की एक मुख्य मकसद है। कैसे बढ़ाएंगे? अलग अलग तरीके की कार्यक्रम की दौरान अलग अलग कार्यक्रमों में उन लोगों को शामिल करते हुए, काम करते करते वो लोगों में लीडरशिप क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हम विलेज ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, जो प्राइमरी लेवल फेडरेशन जिसे कहते हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे पूरा हिंदुस्तान में हर ग्राम संगठन में कम से कम 3 कमिटियां या उपसमितियां बनाया गया है। वो 3 उपसमितियां क्या है आपको पता है? एक है निगरानी कमेटी, दूसरा है बैंक लिंकेज कमेटी, तीसरा है सामाजिक समस्याओं का कमेटी। ये सामाजिक समस्याओं की कमेटी की बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपको पता है, ये 3 कमिटियां यूनिवर्सल, मतलब हर एक ग्राम संगठन में देश भर में बनाना ही बनाना है। इसके अलावा भी जरूरत के हिसाब से और भी कमिटियां बना सकते हैं, कितने कमिटियां भी बना सकते, लेकिन अगर जरूरत है तो। लेकिन ये 3 कमिटियां जो मैंने बताया, निगरानी और बैंक लिंकेज और ये सोशल एक्शन कमेटी, जरूर बनाना चाहिए। और ये 3 कमिटी में काम करते करते लोग धीरे धीरे ये उपसमिति का काम क्या है और कैसा काम करना चाहिए और इससे फायदा क्या है आदि विषय के बारे में उन लोगों को बहुत बढ़िया सीख बन जाएगा। और आने वाले दिनों में अलग अलग कार्यक्रम करने के लिए दीदी लोगों को अगर मौका दिए तो आराम से वो लोग कोई भी एक्टिविटी को करने की लायक बनते हैं। ठीक है, तो सामाजिक कार्य समिति गरीबी एक विष चक्र है, आप जानते हैं। इसीलिए गरीब गरीब लोग गरीबी से बाहर आना है तो हर तरह की कोशिश करना जरूरी है, क्योंकि गरीबी आप जानते हैं एक कारण से नहीं आते हैं, एक काम से नहीं जाते हैं। ये ऑलराउंड, मतलब अलग अलग तरीके की, मतलब अलग अलग समस्या गरीब लोगों को रहते हैं। और ये एक ही कारण से नहीं है। गरीबी कभी कभी भौगोलिक कारण से है, अभी कभी कभी संसाधन नहीं रहने से है, कभी यानी कि राजनीतिक कारण से, मतलब व्यक्तिगत, मतलब कौशल विकास नहीं रहने से, अलग अलग रीजंस रहता है गरीबी के लिए। तो इसीलिए, और गरीबी हटाना है तो भी एक ही काम करने से गरीबी दूर नहीं हो जाएगा। इसीलिए गरीबी उन्मूलन के लिए सिर्फ वित्तीय साक्षरता और सहायता देने से काफी नहीं है। लोग सोचते हैं कि अगर हम पैसा दिलवा देंगे, पैसा दिलवाने से वो लोग कुछ ना कुछ आजीविका धंधा करते हैं, उससे आमदनी कमाते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। सच में
पैसा देने से ही गरीबी जाता है तो अभी एनआरएलएम योजना शुरू करने का कोई जरूरत नहीं था। आप सुना होगा आईआरडीपी प्रोग्राम 1970s में शुरू हुआ था हमारा हिंदुस्तान में, बढ़िया प्रोग्राम था। लाखों करोड़ों लोगों को व्यक्तिगत रूप में हर एक काम के लिए, अपना जो भी काम करना चाहते उसके लिए पैसा दिलवाया था सरकार ने। लेकिन क्या हुआ था, अगर पीछे देखा जाए तो कुछ नहीं है, और गरीबी जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना कम भी नहीं हुआ था, बहुत उसका रिजल्ट बहुत कम था। इसीलिए हमने बहुत सीखे हैं, न केवल पैसा देने से काम नहीं होता है। आप जानते हैं तो मछली पकड़ के दिए तो काम नहीं चलेगा, मछली कैसे पकड़ना सिखाना चाहिए ना। दीदी लोग गाना गाते हैं, मछली पकड़ना सिखाना है। एनआरएलएम क्षमता वर्धन में यही बताते हैं। इसीलिए खाली पैसा 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, 1,00,000 रुपया पैसा दिलवाने से गरीबी दूर नहीं होगा। पैसे को 1 रुपया से 10 रुपया कैसा कमाना, इसके लिए क्षमता वर्धन होना, इसके लिए अलग अलग तरीके की चीज के बारे में उनको समझ में आना चाहिए। आर्थिक वित्तीय विषय के बारे में जागरूकता का जरूरत है, और सामाजिक विषय के बारे में जागरूकता है, राजनीतिक विषय के बारे में जागरूकता होना चाहिए, सरकारी योजना के बारे में जागरूकता होना चाहिए। पूरा समाज में क्या क्या चल रहा है इसके बारे में, मतलब एक बोला जाता है लाइफ स्किल्स, मतलब जीने के लिए कुछ कौशल का जरूरत पड़ता है, वो लाइफ स्किल्स। सभी चीज लाइफ स्किल्स मतलब कोई एक ही काम से लाइफ स्किल्स नहीं आता, अलग अलग तरीके की जो ऑलराउंड जो ज्ञान बोला जाता है सभी विषय के ऊपर, वो ज्ञान का जरूरत होता है। जब तक उन लोगों को हर चीज के बारे में ज्ञान नहीं मिलेगा, अवेयरनेस, जागरूकता नहीं मिलेगा, वो लोग गरीबी से बाहर नहीं आएगा। इसीलिए मात्र पैसा देने से ही गरीबी दूर नहीं होगा। अगर वो सोच हमारे में है तो वो गलत साबित हुआ है, कई बार कई योजना में वो गलत साबित हुआ है। इसीलिए तो सोशल एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एंड अलग अलग तरीके की जो सशक्तिकरण का जरूरी है, ये अनुभव है। और गरीबी की कारणों में सामाजिक मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। अगर हम गरीबी के बारे में इससे पहले वीडियोस में हमने बात किया था, नहीं तो आपको भी पता है गरीबी की कारण को वो अगर हम ढूंढते हैं तो बहुत सारा कारण उसमें रहता है, उसमें से बहुत सारा मुद्दा सामाजिक मुद्दा भी रहता है। और सामाजिक विषयों को सही से समझना और उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं मैं, हमारा जो दीदी ने बहुत सारा एसएचजी से जुड़ के, एसएचजी की दौरान और विलेज ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से गरीबी से बाहर आए हुए जो दीदी लोग, वो 7 सीडी वो लोग तैयार किया था अपना अनुभव से। कोई भी दीदी, गरीब परिवार की दीदी समूह में जुड़ के कैसे वो लोग बाहर आए, उसके बारे में वो लोग 7 सीडी 7 स्टेप्स जो पावर्टी रिडक्शन के लिए तैयार किया था, उसमें से 6वां कदम क्या है, सामाजिक विषय के मुद्दों के ऊपर लड़ने की क्षमता महिलाओं को मिलना चाहिए। जब तक सामाजिक मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ने का क्षमता अगर महिला को नहीं होता है तो आप कितना भी पैसा दिए तो वो फिजूल में वो हो जाएगा और खराब हो जाएगा। इसीलिए सोशल अवेयरनेस, सोशल इश्यूज के ऊपर उन लोगों को लड़ने का क्षमता, क्योंकि बहुत सारा रीजंस जो हमने बात किया था, सामाजिक कारण बहुत है गरीबी के लिए। इसलिए जब तक गरीबी के लिए कारण नहीं पता चलेगा और उसको कम करने की कार्रवाई नहीं करेगा, दीदी आगे बढ़ेगा कैसा। इसीलिए वित्तीय के जितना हम प्राथमिकता देते हैं वित्तीय विषय को, उतना ही प्राथमिकता हम सामाजिक विषय के ऊपर देना पड़ता है। ये 2 चक्र है, 2 पहिए है विकास के लिए, एक वित्तीय विषय के बारे में, दूसरा सामाजिक विषय के बारे में बराबरी समझ हर एक दीदी में आना जरूरी है। और सामाजिक विषयों को सही से समझना जरूरी है। मतलब बहुत सारे विषय आजकल लोगों को बहुत परेशानी कर रहा है, उसको सही तरीका से समझना जरूरी है और उसके ऊपर एक सिस्टमैटिकली काम करना भी जरूरी है। ये काम संस्थागत रूप से करने के लिए ग्राम संगठन में सामाजिक उपसमिति का गठन जरूरी है। दोस्तों, व्यक्तिगत तौर पे अगर कोई काम हम शुरू करते हैं, जब तक वो व्यक्ति रहेगा तब तक शायद वो थोड़ा बहुत आगे बढ़ेगा। अगर जब वो व्यक्ति को कुछ काम दूसरा काम में लगा देते हैं, ये काम बंद पड़ेगा, क्योंकि लोगों को आदत हो जाएगा वो फलाना व्यक्ति ये काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये संस्थागत मतलब हर एक व्यक्ति संस्था ही इसको चलाना। संस्था मतलब आपको पता है, उदाहरण के लिए हमारा एसएचजी है, हमारा ग्राम संगठन है, हमारा क्लस्टर लेवल फेडरेशन है। वैसे हमारा गांव में एक विद्यालय भी है, विद्यालय में टीचर ट्रांसफर होता है, लेकिन पढ़ाई का जो काम है वो कंटिन्यू होता है, क्योंकि वो काम को संस्थागत किया गया है।
पोस्ट ऑफिस रहता है गांव में, पोस्ट मास्टर ट्रांसफर होकर चले जाते हैं, लेकिन पोस्ट का काम जो है गांव में कोई ना कोई बंदा देखभाल करता है। ये है इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है, मतलब संस्थागत करना, मतलब संस्था उसको देखभाल करना है। सामाजिक विषय के ऊपर भी एक लगातार संस्थागत रूप से संस्था की दौरान संस्था पूरा इसको अपना के, कोई ना कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन संस्था अपना के अपना एजेंडा में रख के उसको चलाना जरूरी है। क्योंकि सामाजिक विषय ये लंबे समय से आया है और अभी अभी नया नया समस्या भी आ रहा है। इसका जो जड़ से निकालना है तो इसके बारे में एक सिस्टमैटिक काम करना है, लगातार काम करना है। एक दिन के लिए काम करने से खत्म नहीं होगा, 2 दिन में खत्म नहीं होगा। कभी कभी कुछ कुछ समस्या सालों तक काम करना पड़ता है, कुछ कुछ समस्या के ऊपर महीनों भर काम करना पड़ता है। इसीलिए ये व्यक्तिगत तौर पे नहीं है, ये संस्थागत तौर पे ये करना जरूरी है। इसीलिए हमारा जो ग्राम संगठन है गरीबों को गरीबी से बाहर लाने के लिए मदद करते हैं। इसीलिए गरीब लोग गरीबी से बाहर आना है तो बहुत सारे सामाजिक समस्या को झेलना पड़ते हैं। वो सामाजिक समस्याओं को समझाना और सामाजिक समस्याओं को ऊपर लड़ाई लड़ना और सामाजिक समस्याओं से वो लोग बाहर आने का काम लगातार चलाना है। तो ग्राम संगठन स्तर पर, ग्राम विलेज ऑर्गेनाइजेशन स्तर पर एक सामाजिक उपसमिति बनाना जरूरी है। इसलिए सामाजिक मुद्दों को ऊपर सदस्यों को निरंतर जागरूक करने के लिए, मुद्दों को पहचानने के लिए और योजना सहित काम करने के लिए सामाजिक उपसमिति का गठन का जरूरी है। लोग बोलते हैं अरे ये क्या है भाई, कि सामाजिक उपसमिति का क्या जरूरत है। इसीलिए यहाँ पे आपके लिए लिखा गया है, सामाजिक मुद्दों के ऊपर सदस्यों को निरंतर जागरूकता करना। ये एक दिन के लिए, एक महीने के लिए नहीं है। कई सारे सामाजिक मुद्दे ऑलरेडी हमारा गांवों में है, घरों में है और व्यक्तियों की दिमागों में है, ठीक है। और नए नए सामाजिक समस्या भी उभर कर आ रहा है। इसीलिए सामाजिक मुद्दों के ऊपर निरंतर जागरूकता देने के लिए और मुद्दों को पहचानने के लिए, मतलब अभी तक जो मुद्दा है उसके ऊपर जागरूकता देना और भविष्य में जो आने वाले मुद्दे हैं उसको पहचानने के लिए और एक योजना तैयार करके वो योजना सहित काम करने के लिए, मतलब एक प्लान के हिसाब से काम करना। ये आज आके कल चले जाने वाला समस्या नहीं है। ये लंबे समय तक इसके ऊपर काम करना पड़ता है। इसीलिए एक योजना बना के एक रैली निकालने से काम खत्म नहीं होगा। आप जानते हैं, मतलब सदियों से, मतलब बहुत सारे सालों से हम बात कर रहा है लड़की लड़का बराबरी है। कितना रैली निकाले हैं, कितना मेला लगाए हैं, लेकिन कितना अभी तक हमने हासिल किया है? हासिल तो बहुत कुछ किया है ना, तो अभी तक बराबरी नहीं है। महिला के ऊपर कितना अत्याचार हर रोज हम अखबारों में नहीं देख रहे हैं। इसीलिए ये एक विषय के बारे में मैं बताऊं, जब तक ये इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होता है, संस्थागत नहीं होता है, संस्था एक लगातार योजना सहित काम नहीं करता है, जड़ से सामाजिक समस्याओं को बाहर निकालना असंभव है, नामुमकिन है। ये अनुभव हमको बता रहा है। इसीलिए ग्राम संगठन स्तर पर, क्लस्टर लेवल संगठन स्तर पर जरूर ये सामुदायिक संस्थाओं में एक उपसमिति का गठन करना जरूरी है। और सामाजिक उपसमिति में अनुभवी लोगों को सदस्यों के रूप में लेना अच्छा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अनुभवी लोग 45 ईयर्स का उम्र का हो, नहीं तो 35-40 उम्र का हो, मतलब क्योंकि थोड़ा अनुभवी लोग रहना चाहिए। थोड़ा सा परिवार में समस्याओं को झेल के आने वाले, नहीं तो समाज में कुछ समस्याओं से काम करके जो आए हैं, कुछ काम करके थोड़ा सा उनका अनुभव है, ऐसे ही लोगों का कोई कमेटी में हम जब कमेटी बनाते हैं तो उसमें रखना चाहिए। कमेटियां कैसा बनाना है इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको उपसमिति के बारे में वीडियो बनाया। अगर कृपया आप नहीं देखे तो पीछे जाके उपसमितियां कैसा बनाना है, क्यों बनाना है, तो वहां पे आप थोड़ा सा सीख लीजिएगा, नहीं तो सुन लीजिएगा, ठीक है। ये इस कमेटी में जरूर अनुभवी लोगों को रखना चाहिए और इस कमेटी में कम से कम 4 से 5 सदस्य इस उपसमिति में रहना चाहिए, क्योंकि बाकी कमेटी में 2-3 लोगों से चलेगा काम, लेकिन इसमें 4-5 लोग जरूर हर एक ग्राम संगठन की सामाजिक समिति में जरूर रखना चाहिए। और उपसमिति सदस्यों को अच्छा प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट का जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे एनआरएलएम में लोग बोल रहे हैं कि कमेटियां बनाया और छोड़ दिया है, उसका कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ, उसको क्या काम करना, उसका जिम्मेदारी क्या है, कहां से शुरू करना। अगर बोले तो बहुत सारे मुद्दे हैं, कौन सा मुद्दा को उठाना, वो मुद्दा में कैसे आगे बढ़ना, ये सारी चीज कौन बताएगा जब तक हम नहीं बताएंगे प्रशिक्षण के दौरान। इसीलिए बहुत बढ़िया तरीका से
प्रशिक्षण करवाना, बिना प्रशिक्षण काम करना बहुत दिक्कत होता है। वो काम भी कभी कभी गलत जाएगा, उसका असर अलग तरीका से पड़ेगा। इसीलिए समिति बनाइए 4-5 लोगों से, बिल्कुल अनुभवी लोगों को उसमें ले लीजिएगा और उन लोगों को बढ़िया 3-4 दिन का ट्रेनिंग दिलवाइए। हर एक सामाजिक मुद्दा किसे कहते हैं, सामाजिक मुद्दा किसे पहचानना है, वो मुद्दा के ऊपर कार्रवाई कैसा करना चाहिए, और काफी सारे अनुभव जो इधर का उधर का ब्लॉक में है, नहीं तो दूसरा प्रदेश में है, दूसरा राज्य में है, वो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइएगा, फिल्म्स दिखाइएगा, और अखबार मतलब कोई भी लिटरेचर है तो उन लोगों को दे दीजिएगा। और अगर लेके जाना है तो कोई अच्छा जगह जहाँ पे सामाजिक मुद्दे के ऊपर काम हो चुका है, वहां पे लेके जाके इंटरेक्शन करवाइएगा, दिखाइएगा। तब ये कमेटी का मनोबल बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। ये कमेटी वाले एक नया ऊर्जा के साथ अपना गांव में जाके एक सिस्टमेटिकली काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक नजर डालते हैं जो सामाजिक मुद्दा बहुत सारे गांवों में, 90% गांवों में क्या क्या सामाजिक मुद्दा हो सकता है, रहता है हमारा बीच में। अगर देखा जाए तो बाल विवाह और बाल मजदूरी, लिंग भेद, जाति भेद, दहेज प्रथा, नशा, निरक्षरता, अंधविश्वास, घरेलू हिंसा। ये स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहा है, बहुत सारा सालों से, कई सारे वर्षों से ये झेल रहा है हम लोग। स्पेशली खास करके जो गरीब, अति गरीब परिवार इसका जो शिकार हो रहा है। बाल विवाह का के बारे में क्या बताएं आप लोगों को। अगर बाल विवाह एक लड़की का जो 14 साल में, 12 साल में, 15 साल में अगर शादी हो जाए तो उनके ऊपर कितना असर पड़ता है आपको पता है, उनका हेल्थ के ऊपर कितना असर पड़ता है, और उनका आने वाले जो जिसको जन्म देता है वो बच्चों का हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ता है आपको पता है। और बाल मजदूरी, आप पता है इस देश का भविष्य है हमारा बालक और बालिका। इन लोगों को वो स्कूल में देखना चाहते हैं। अभी 70 साल की जो आजादी मिलने के बावजूद भी बच्चों को राइट टू एजुकेशन हमारा जो संविधान की द्वारा प्राप्त किया गया है पूरा हिंदुस्तान में, हर एक बालिका को, बालक को, अगर वो बच्चे ईटा भट्टी में काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, मैकेनिक जैसा काम करते हैं, तो भैया हम पैसे का बचत करके क्या करें, जो वित्तीय साक्षरता दिलवा के क्या करें। वित्तीय साक्षरता, बचत की जो भावना, धीरे धीरे ये बाल मजदूरी को दूर करना चाहिए, ये बाल विवाह को दूर करना चाहिए, इन बच्चों को विद्यालय में देखना चाहिए। इसीलिए इसके ऊपर ये बहुत बढ़िया काम करना चाहिए। लिंग भेद, अखबारों में हम देख रहे हैं हर रोज लड़की लोगों के ऊपर, महिला लोगों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार का पीछे क्या है? एक पितृसत्तात्मक जो सोच है, ये पितृसत्तात्मक सोच को सदियों से ये सोच आ रहा है, ये कितना गलत है। महिला और पुरुष बराबर है, भले भगवान की दृष्टिकोण में भी बराबर है, कोई भी रिलीजन में भी बराबर है, लेकिन लोग इसको गलत बताते हैं, गलत समझाते हैं। तो पितृसत्तात्मक सोच जो है, मर्दांग वाले जो सोच है, ये सोच से महिला को बहुत पीड़ित बना रहा है, महिला के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है। अगर ये अत्याचार को हम कम नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर एक योजना सहित काम नहीं करते हैं, हम कितना करोड़ों रुपया इनको दिलवाने से कोई फायदा नहीं है। दहेज प्रथा, सदियों से इसके ऊपर लड़ाई लड़ रहा है। कि दहेज प्रथा का वजह से लोग बालिका को जन्म देना भी बंद कर दिया है, और उनका महिला का पेट में ही उनका जन्म बंद करवा रहा है। इसीलिए दोस्तों सोचना चाहिए, हमने, दीदी लोग आप सोचना चाहिए, दहेज प्रथा के ऊपर भी हम क्यों काम नहीं करना है। और नशा की वजह से जो भी कुछ कमाते हैं लोग, उसको लेके जाके बेल्ट शॉप में, नहीं तो जो लोकल कंट्री लिकर जो मिलता है वो नशा, अलग अलग तरीके की नशा, एक एक राज्य में एक एक तरह की नशा, गुटखा हो, पान हो, सिगरेट हो, मतलब जो अलग अलग तरीके की जो लिकर पी के वो फिर घर में जाके पैसा खर्च हो रहा है, उनका शरीर बदन खराब हो रहा है, उनका हेल्थ खराब हो रहा है, और जाके महिला के ऊपर मारपीट कर रहा है, और इसकी वजह से बहुत सारा खर्चा उठाना पड़ता है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, और बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, और बच्चों का मानसिकता के ऊपर इसका प्रभाव ज्यादा हो रहा है ये नशा की वजह से। और निरक्षरता, अभी भी देखा जाए तो 30-35% अभी भी पुरुष लोगों में और 40% तक महिला लोगों में और भी निरक्षरता है। तो ये निरक्षरता को जितना जल्दी हम खत्म करते उतना जल्दी हमारा जो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम तेज गति से आगे बढ़ता है। अंधविश्वास, कई सारे अंधविश्वास है, मैं कितना बताऊं आपको।
बहुत अवधि का समय का पाबंदी है, इसीलिए मैं नहीं बताना चाहता हूँ। लेकिन अंधविश्वास के ऊपर जो भी बचत करते हैं महिला, जो भी मेहनत करके कमाते हैं महिला, वो पूरा पैसा पानी में डुबाते हैं अंधविश्वास के नाम से। मतलब झाड़ू बुट्टी के ऊपर अलग 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 तरीके की जो मंत्र तंत्र वगैरह वगैरह चीजों के ऊपर खर्च करके बेकार में पैसा पूरा फिजूल खर्च में लेके जाते हैं। इसीलिए अगर इन सारे घरेलू हिंसा, आपको पता है घरेलू हिंसा कितना हो रहा है, जाके देख लीजिएगा। मतलब गरीबों की मोहल्ला में देखा जाए तो बहुत सारा घरेलू हिंसा महिलाओं के ऊपर हो रहा है। ये सारे विषय जो आपका स्क्रीन पे जो बाएं तरफ जो दिख रहा है, सदियों से इसके ऊपर हम जो लंबा लड़ाई कर रहा है, लेकिन और भी जितना हम हासिल करना है उतना हासिल नहीं कर पाया। लेकिन जरूर हमारा महिला संगठन में महिला जुड़ने के बाद एक कदम इसके ऊपर आगे बढ़ने के बाद अभी अभी थोड़ा सा नारी शक्ति आगे आके इसको रोकने के लिए, पुरुषों को भी समझाने के लिए, समाज को समझाने के लिए कि काम ठान के वो लोग कर रहा है, ये बहुत बढ़िया काम है। लेकिन इसको ग्राम संगठन स्तर पर एक उपसमिति की दौरान अगर ये करे, ये तो ये बहुत बढ़िया आगे बढ़ता है। और वो जो हम महिला सशक्तिकरण और गरीब सशक्तिकरण हम देखना चाहते हैं वो संभव हो सकता है। और आपको दैनिक बाज अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य और पोषण, बहुत सारे महिला कुपोषित है। और ये हम बोला जाता है उन लोगों को एनीमिक है, बहुत सारा महिला, वो एनीमिक महिला किस तरह की बच्चों को वो जन्म देता है, वो बच्चों का दिमाग के ऊपर कितना है, स्टंटिंग बोला जाता है, वेस्टिंग बोला जाता है। और उसका पोषण में क्या खाना मिल रहा है, खाना किसे कहते हैं, तिरंगा खाना के बारे में हम बता रहा है। लेकिन हर महिला तिरंगा खाने के बारे में समझना चाहिए। और वृक्षारोपण, और आपको पता है ये प्लांटेशन के बारे में भी, और पेड़ पौधा लगाने का काम, स्वच्छता का काम, ये बहुत बड़ा अभियान पूरा हिंदुस्तान में चल रहा है। और महिला का आत्मसम्मान की बात है, अगर जब तक हम महिला का जो आत्मसम्मान नहीं करते हैं, वो कहाँ लोटा लेके कहाँ जाना चाहिए, ये इतना शर्मिंदा की बात है। तो जो पितृसत्तात्मक सोच से सोचते हैं वो लोग सोचना चाहिए अपना महिला के लिए। घर में एक शौचालय न बना पाते हैं तो किस तरह की मर्दांगी का बात हम बोल रहा है। महिला की जो आत्मगौरव को रक्षा करना चाहिए, अगर नहीं तो वो समाज किस तरह की विकास में जा रहा है हम सोचना चाहिए, और इसके ऊपर भी काम करना है। और जल निकास, ड्रेनेज की समस्या भी है, और पीने का शुद्ध पानी ना मिलने से कितना बीमारी पड़ रहा है उसके ऊपर काम करना पड़ता है। और क्रॉनिक डिसीजेस में बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनको भी निरंतर सहायता का जरूरत पड़ता है, सरकारी स्कीम से जोड़ना पड़ता है। और हक और अधिकार जिसे कहते हैं राइट्स एंड एंटरटेनमेंट्स, इसके ऊपर भी बहुत सारे भारत सरकार की, राज्य सरकार की स्कीम्स है, उसको भी हमारा जो टारगेट ग्रुप को, हमारा जो चिन्हित किए गए एसएचजी में रहने वाले हर परिवार को उनकी योग्यता के अनुसार उन लोगों के साथ ये स्कीम्स को जोड़ना चाहिए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसके ऊपर भी काम करना चाहिए। और दिव्यांग लोग है, बहुत सारे दिव्यांग लोग है, देखा जाए तो अलग अलग तरीके के दिव्यांग लोग है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के मैंने रखा था, वो वीडियो भी कृपया देख लीजिएगा। वो दिव्यांगों को भी सहारा देना जरूरी है। और कुछ असहाय लोग है, निस्सहाय लोग है, तो बेसहारा लोग है, उन लोगों को भी देखभाल करना जरूरी है। भीख मांग के जिंदगी जी रहा है और कोई नहीं रहने से बेसहारा लोग बन गया है, और मम्मी पापा हादसा में अगर मर गए तो बच्चे अनाथ बच्चे हो रहा है, ऐसी लोगों को सहारा देने के लिए काम भी करना चाहिए। और टीकाकरण कार्यक्रम भी है। ये बहुत सारे मुद्दा, जो कुछ मुद्दा मेरा दिमाग में आया था, जहां मैंने देख रहा बहुत सारे ग्राम संगठन काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपके लिए समाचार के लिए थे, मैंने यहाँ पे रखा था। इन सारे विषय के ऊपर काम करना बहुत बड़ा एजेंडा है। इसके अलावा अलग अलग गांवों में अलग अलग परिस्थिति है, अलग अलग तरीके की जो सामाजिक विषय आप भी जानते हैं, फील्ड में जो काम कर रहे हैं दीदिया और भैया लोग, इसलिए ये सामाजिक मुद्दों के ऊपर काम करना जरूरी है व्यवस्थागत रूप से। इसमें से मैंने जो बताया था वो मुद्दा छोटा मुद्दा है क्या, बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा है। उसका जड़ से निकालना है तो उसको एक तरीका से काम करना है, तो एक योजना सहित काम करना है, तो सिर्फ सामुदायिक संस्थागत रूप से काम करना पड़ता है। इसीलिए हमारा हर एक ग्राम संगठन में हमारा सोशल एक्शन कमेटी को बहुत शक्तिशाली उपसमिति बनाना चाहिए, बहुत अनुभवी समिति बनाना चाहिए, और उसका काम बहुत अच्छी तरीका से होना चाहिए। इसीलिए हमारा ग्राम संगठन बहुत आगे बढ़ने का एक वजह होता है ये उपसमिति। और सामाजिक उपसमिति का जिम्मेदारियां एक बार हम नजर डालेंगे तो प्रत्येक समूह की बैठक में हाजिर होकर सामाजिक समस्या के बारे में जागरूकता देना,
हर महीने अपना ग्राम संगठन में 15 हो 20 हो समूह है तो कितना हो सकता है उतना, कम से कम 4-5 एसएचजी की बैठक में जाके, क्योंकि 5 लोग रहता है उपसमिति में, इसीलिए एक एक दीदी नहीं तो दो दो दीदी 2-3 समूह में अगर जाके उन लोगों को सामाजिक समस्या किसे कहते हैं जो प्रशिक्षण में मिलता है, अभी तक जो भी हमने बातें की हैं ये सारे विषय के बारे में हर एक बैठक में जाके कम से कम हर एक महीने 8-10 समूह में ये 5 लोग आराम से जा सकते हैं। उनका एजेंडा खत्म होने के बाद उसमें सामाजिक समस्या के बारे में भी थोड़ा सा उनको जानकारी देना जरूरी है। पहला काम सामाजिक समस्याओं का कमेटी का जागरूकता देना है हर एक एसएचजी बैठक में जाके। दूसरा काम वीवो बैठक में सामाजिक मुद्दों को एजेंडा में रखवाना और उसके ऊपर चर्चा करने का प्रोत्साहन करना। आजकल खाली पैसे के ऊपर ही बात नहीं करना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पैसे के ऊपर नहीं बात करना, पैसे के भी महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ साथ हर ग्राम संगठन की इसी बैठक में 2 बार होता है, उसमें सामाजिक मुद्दों के ऊपर एजेंडा रखवा के और मेंबर्स को थोड़ा सा प्रोत्साहन करना है कि इस चीजों के ऊपर बात करने का ये कमेटी का दूसरा जिम्मेदारी है। तीसरा जिम्मेदारी है वीवो ईसी सदस्यों से सामाजिक समस्याओं को पहचानना, 2-3 समस्या के बारे में कमेटी वाले उन लोगों को बताना और उनको प्रोत्साहन करना और उनकी चर्चा के दौरान, ईसी सदस्यों की चर्चा के दौरान गांव में, घरों में, मोहल्ला में और आजू बाजू में जो भी समस्या है ऐसी समस्याओं को पहचानना भी इस कमेटी का एक जिम्मेदारी है। और पहचान किए गए समस्या को प्राथमिकीकरण करना, 4-5 या 8-10 समस्या पहचान किया गया है, जागरूकता देने के बाद, चर्चा होने के बाद, दीदी लोग बात करना शुरू करने के बाद 8-10 समस्या को पहचान लिया है, लेकिन उन समस्या सारे समस्या अभी लिस्ट में भी मैंने बताया था, बहुत सारा जो मैंने बताया था हर काम के ऊपर हर एक गांव में नहीं तो 90% जो मैंने लिस्ट किया था पिछले स्लाइड में जो बताया था उसमें से जो 10 चीजें बताया था, 20 चीजें बताया था, उसमें से 15 चीजों के ऊपर हर गांव में काम करने का जरूरत है, लेकिन हर काम एक ही बार कर सकते हैं क्या, उतना क्षमता हमारे में है क्या, नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको चर्चा करवा के ये उपसमिति वाले क्या करना, प्राथमिक कर कौन सा समस्या बहुत गंभीर समस्या है, 3-4 समस्या को उसमें से प्राथमिकीकरण करना चाहिए और वो करने के बाद चुनाव किए गए मुद्दों को हल करने का योजना तैयार करना। अगर 10 समस्या पहचान किया उसमें से 3-4 समस्या को प्राथमिकीकरण किया था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके वो 2-3 समस्या जो मुद्दा पहचान किया था ग्राम संगठन ने उसको हल करने के लिए एक योजना बनाना चाहिए। योजना कैसा बनाना है आपको पता है, आपको वीपीआरपी में भी हमने बताया था, वो एक्टिविटी मतलब कौन सा सोशल एक्शन हम करना चाहते हैं, उसका जो इतिहास क्या है, उसको उसमें कौन पीड़ित है, उसमें जो स्टेक होल्डर कौन है, क्या क्या एक्टिविटी करना चाहते हैं और उसके लिए खर्चा कितना होता है और उन लोगों को कौन सा लोगों को उसमें शामिल करना चाहते हैं, कितने समय तक उसके ऊपर काम करना पड़ता है, कब क्या काम करना पड़ता है, आदि विषय आपका जो योजना में तैयार करना चाहिए। और योजना को अमल में लाना, सदस्यों को निरंतर प्रोत्साहन देते रहना, ये उपसमिति का दूसरा काम क्या है, तो योजना बनवाना ही नहीं है, बनवाने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाना और सदस्यों को निरंतर उसमें जो भी स्टेक होल्डर रहता है, अलग अलग तरीके के कैडर हो, लीडर हो, सदस्य हो, स्टाफ हो, नहीं तो पंचायत हो, स्कूल हो, नहीं तो कोई भी हो सकता है, एक्टिविटी के हिसाब से जो भी कार्यक्रम आप लेते हैं उस कार्यक्रम के हिसाब से आपका स्टेक होल्डर भागीदारी लोग रहता है, वो भागीदारी लोगों को निरंतर उनको फॉलोअप करना, प्रोत्साहित करते रहना और पंचायत और अन्य संस्था का सहयोग लेते रहना, ये कमेटी का बहुत मुख्य मुद्दा है। जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं उसमें से पंचायत को जरूर जागरूक इंफॉर्मेशन देना चाहिए, समाचार देना चाहिए और सरपंच जी को और पंच जी को और जो भी वार्ड मेंबर्स हो, जो भी जनप्रतिनिधि है, उन सभी लोगों को बताते हुए, हमेशा अपडेट करते हुए कार्यक्रम के बारे में उनका सहयोग लेना जरूरी है। और नेक्स्ट अगर इनका जिम्मेदारी देखा जाए तो पारिवारिक समस्या अगर वो है जो हमने लिस्ट किया गया समस्याओं के ऊपर काम करना है, तो अगर आओ थोड़ा आगे बढ़ के देखा है तो पारिवारिक समस्या निराकरण के लिए घर
उपसमिति लोग घर में जाके समस्या को हल करने का कोशिश करना। कुछ कुछ समस्या ऐसा रहता है वो हम बाहर चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो दहेज का पता हो, नहीं तो मारपीट का पता हो, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस हो, कुछ कुछ चीजें जो सदस्य के द्वारा बताया जा रहा है एसएजी में, नहीं तो ग्राम संगठन में, ग्राम संगठन के द्वारा उपसमिति को जो जानकारी मिलता है, जिन दीदी का घर में अगर परेशानी है, वो घर में जाके उनका सासू माँ से, नहीं तो उनका ससुराल से, नहीं तो उनका ससुर जी से, सासू माँ से, उनका पति से, नहीं तो उनका जो भी देवर हो, नहीं तो जो भी हो परिवार में, उन लोगों से बैठ के पूरा समस्या को हल करने का कोशिश भी ये लोग करना। मतलब घर घर भी जाके इसको समस्या को, डोमेस्टिक समस्या जो भी होता है, घरेलू जो समस्या होता है, उसको घर में ही सुलझाने के लिए कोशिश करना चाहिए। अगर वहां नहीं सुनेंगे तो आगे बहुत सारा रास्ता है। और सरकारी विभागों की सहायता प्राप्त करना चाहिए। बहुत सारा काम में, अगर प्लांटेशन में देखा जाए तो, हेल्थ में देखा जाए तो, सैनिटेशन में देखा जाए तो, जो भी हमने लिस्ट किया था निरक्षरता के बारे में भी हमने बहुत सारे जो चीजें हमने किया था, उसको लेके काम करने वाले सरकारी विभाग है, अलग अलग विभाग है। कौन सा कार्यक्रम हम कर रहा है, उसके संबंधित कौन सा विभाग काम करते हैं, वो विभाग के अधिकारी लोगों के पास जाके उनको कार्यक्रम के बारे में समझा के उनका सहायता भी प्राप्त करने के लिए भी ये सामाजिक उपसमिति काम करना चाहिए। सामाजिक जागरूकता के लिए गांव में दीवार में पेंटिंग, रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक मीडिया आदि को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। ये कमेटी का दूसरा जिम्मेदारी है। गांव में कोई भी काम हम करना चाहते हैं, तो वो पेड़ पौधा लगाने का हो, नहीं तो स्वच्छ भारत का हो, नहीं तो शुद्ध पानी पेयजल का हो, नहीं तो बच्चों को स्कूल में दाखिल करना है तो, नहीं तो बाल मजदूरी रोकना है तो, नहीं तो दहेज प्रथा को, नहीं तो लिंग भेद को दो, नहीं तो जाति भेद को, ऐसी सारे चीजों के ऊपर अगर हम काम करना है तो इत्यादि विषय के दीवार के ऊपर पेंटिंग लिखवाना, और नहीं तो रैलियां निकालना कभी कभी मौका के हिसाब से, और सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ स्किट्स जो नाटक, नुक्कड़ नाटक जैसा तैयार करके मोहल्ला में करना, प्रदर्शन करना। और सामाजिक मीडिया आजकल बहुत सारा जो फेसबुक और व्हाट्सएप का आदि चीजें दीदी लोगों के हाथ में है, इसीलिए उसको भी इस्तेमाल करना। इन चीजों को अच्छी तरह का तरीका से, मौका के हिसाब से इत्यादि चीजों को इस्तेमाल करते हुए ये उपसमिति वाले समस्याओं के ऊपर एक अच्छी तरीका से योजना को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए काम करने में। और युवक मंडल, किसान समिति और किशोरी की समूह और श्रमिक संघ और आदि के शामिल करना चाहिए। गांव में जो भी हम काम कर रहा है, अकेला महिला समूह भी, भले हमारा ग्राम संगठन इसको नेतृत्व करते हैं, लेकिन पंचायत को या और युवक मंडल को, और उस गांव में अगर फार्मर्स क्लब जिसे कहते हैं, किसान क्लब, किसान समिति और किशोरी का समिति, अडोलेसेंट ग्रुप है तो उन लोगों का, और कोई भी लेबर यूनियन या लेबर ग्रुप, और बाकी लोगों को जो भी हमारा जैसा संस्था है, उन सभी संस्थाओं को भी समझाना चाहिए, उन्हीं का भी सहायता इसमें लेना चाहिए, उनको भी भागीदारी करना ये उपसमिति का जरूरत है। और गांव स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, जो भी पंचायत सेक्रेटरी हो, रेवेन्यू सेक्रेटरी हो, नहीं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हो, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, रोजगार सहायक हो, अलग अलग तरीके की आईसीडीएस कार्यकर्ता हो, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो भी कटिंग एज लेवल जो गांव स्तर पर जो काम कर रहा है, उन विभागों की जो कार्यकर्ताओं का भी मदद लेना चाहिए, उनको भी इसमें शामिल करवाना जरूरी है। और सेवानिवृत्त कर्मचारी, मतलब रिटायर्ड एम्प्लॉइज रहते हैं, वो रिटायर्ड एम्प्लॉइज को भी इन लोगों में इन चीजों में बहुत अनुभव रहता है, उनको भी बुलाना चाहिए, उनको भी इसमें आमंत्रित करना चाहिए। और अनुभवी व्यक्ति को सहायता प्राप्त करना, मतलब अलग अलग काम जब करते हैं, गांव में कौन है इस चीजों के ऊपर अनुभवी व्यक्ति, उनके पास जाके उनका भी सपोर्ट इसमें लेना जरूरी है। ये भी हमारा सामाजिक उपसमिति का जिम्मेदारियों में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और रिपोर्टिंग और ये फॉलोअप के बारे में हम बात करेंगे। हर ये जिम्मेदारी करते हुए हर महीने वीवो बैठक में कार्य प्रगति का रिपोर्ट देना जरूरी है। एक जो समस्या के बारे में हमने ग्राम संगठन में बताया, चर्चा करवाया, समस्या को हमने पहचान करवाया, और उसमें से जो प्रायोरिटाइजेशन प्राथमिकीकरण करवाया, और जो प्राथमिकीकरण के दौरान जो से चुनाव किए गए बिंदु के ऊपर योजना बनाया, और योजना बनाने के बाद अलग अलग तरीके की लोगों को इस्तेमाल करते हुए, उन लोगों को इन्वॉल्व करते हुए एक्टिविटी हम कर रहा है। मतलब महीनेवार
जो भी काम कार्य प्रगति हो रहा है वो कार्य प्रगति का एक कागज में लिख के ये कार्यक्रम हमने किया है करके, जो जब एजेंडा आता है सामाजिक समस्या मतलब उपसमिति का जो समीक्षा के बारे में, जब उपसमिति का पूरा 5 लोग खड़े होके जो भी काम किया गया है वो काम के बारे में रिपोर्ट पढ़ के सुनाना चाहिए। पदाधिकारी, कर्मचारी और सदस्यों का सुझाव लेना और उनका सहायता मांगना चाहिए। मतलब रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो भी कैडर्स काम कर रहा है ग्राम संगठन से और एनआरएलएम का स्टाफ काम कर रहा है और उनका कोई सुझाव मतलब सलाह लेना है तो ले सकते हैं, और पदाधिकारी का, और इन लोगों का खाली एडवाइस ही नहीं है, सूचना ही नहीं है, सलाह ही नहीं है, और उनका कहाँ उनका सहायता इन लोगों को ये कार्यक्रम में चाहिए करके उनको भी जिम्मेदारी देना, ये रिव्यू के संदर्भ में हर महीने ये लोग रिपोर्ट करते हुए उन लोगों को भी आग्रह करना जरूरी है। और जरूरत की आधार पर सदस्यों को एक्सपोजर विजिट के लिए लेके जाना। कभी कभी कोई ऐसी सेंसिटिव मैटर्स रहता है, कुछ कुछ चीजें समझाना, बातों से समझाना मुश्किल होता है, तो कुछ कुछ जो सिलेक्टेड मतलब गांव में कुछ लोगों को ऐसी शक्ति होता है, अगर वो बोलने से पूरा मोहल्ला सुनता है, ओपिनियन लीडर्स बोला जाता है, जिसका कहने से पूरा पूरा गांव वाले सुनते हैं, नहीं तो मोहल्ला वाला सुनते हैं। मतलब ऐसी लोगों को चुनाव करके उन लोगों को जिस गांव में अच्छा काम हुआ था, जिस ब्लॉक में अच्छा काम हुआ था, उस गांव में लेके जाके उन लोगों को दिखाना चाहिए, वहां पे चर्चा करवाना चाहिए। वो बहुत बेहतरीन असर उसका गांव में पड़ेगा और उपसमिति को एक बल मिलेगा। ये एक्सपोजर भी करवाना। और ग्राम सभा की बैठक में सभी सदस्यों को जरूर हाजिर करवाना और उनकी मुद्दों को चर्चा करवाना। मतलब आपको पता है साल में 2 बार ग्राम सभा ग्राम पंचायत के दौरान कंडक्ट करते हैं गांव में, इसीलिए जरूर हर एक परिवार की सदस्य को, महिला को जरूर उसमें भाग लेना जैसा प्रोत्साहित करना ये कमेटी का एक जिम्मेदारी है। और वहां जाके चुपचाप बैठना नहीं है, अपना अपना समस्या को वहां पे रखना और उसके ऊपर चर्चा करना, अपना सोच विचार वहां पे बताना जरूरी है। ऐसा प्रोत्साहन करना भी उपसमिति का जिम्मेदारी है। ये है हमारा जो सामाजिक उपसमिति का कार्य कामकाज का और जिम्मेदारी का बात हमने अभी तक चर्चा किया है। सामाजिक समस्याओं के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और सामाजिक समस्याओं के ऊपर काम व्यक्तिगत रूप से नहीं है, सामुदायिक रूप से करना जरूरी है। और न केवल वित्तीय काम करने से गरीबी दूर नहीं होगा, सामाजिक मुद्दा बहुत है जिसकी कारण से बहुत लोग गरीबी से बाहर आना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए जब तक हम सामाजिक समस्याओं के ऊपर काम एक योजना सहित नहीं करते हैं, तो ये जो भी हम पैसा दे रहा है वो फुजूल में जाएगा। इसीलिए क्या करना है, एक अनुभवी लोगों का 4-5 लोगों का उपसमिति ग्राम संगठन में तैयार करना जरूरी है, उनको अच्छा प्रशिक्षण दिलवाना जरूरी है, उनको एक्सपोजर विजिट भी करवाना जरूरी है, और उन लोगों को जिम्मेदारियां क्या है समझाना जरूरी है। वो सामाजिक कमेटी हर एसएजी में विजिट करना जरूरी है, सदस्यों को समझाना है और योजना बनाना है और योजना सहित काम करना है, और गांव में अन्य सभी संस्थाओं को और सरकारी विभागों को साथ में लेके जाते हुए ये कमेटी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने से हमारा ग्राम संगठन के दौरान एक अच्छा सा जो सामाजिक विकास गांव में हो जाएगा। और जिस गांव में सामाजिक कमेटी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, उस गांव में जो लिंग भेद को लेके और जिस गांव में कुपोषण को लेके जो बहुत समस्या हो रहा है, ये सारे समस्या को हम धीरे धीरे दूर कर सकते हैं। और जब सामाजिक विषयों के ऊपर जानकारी मिलेगा, लोग किस चीज के ऊपर खर्च करना चाहिए, खाना क्या रहना चाहिए, पौष्टिक आहार क्या होता है, तिरंगा भोजन क्या होता है, टीकाकरण क्या होता है, पढ़ाई का महत्व क्या होता है, नशा से क्या नुकसान हो रहा है, मतलब अलग अलग कौशल विकास क्यों करना है, कहाँ गए तो क्या मिलेगा, कौन सा डिपार्टमेंट में क्या हमको मौका मिलेगा, ऐसी बहुत सारे विषय के बारे में सामाजिक कमेटी बहुत मेहनत करके लोगों को समझाएगा, जिसकी काम अगर अच्छा चले वो ग्राम संगठन बहुत बेहतरीन तरीके से गरीबी उन्मूलन में आगे बढ़ेगा। ये आप सब लोग एक प्राथमिकता देते हुए गांव में ये सामाजिक समिति को बनाइएगा और प्रशिक्षण तुरंत करवाइएगा, और आपका गांव में सामाजिक समस्या मुक्त गांव डिक्लेयर करने के लिए आप लगातार काम शुरू करिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। आपकी रविंदर राव।